नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी आवाज़ का ग्राफ थोड़ा लो रहने वाला है। क्यों रहने वाला है इसका कॉज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ज़रूरत बताने की नहीं है मेरे, ज़रूरत है आपके दिमाग पर ज़ोर डालने की। तो स्वागत है आपका, वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो जब तक आप अपने दिमाग को थोड़ी सी मशक्क़त करवाते हैं, तब तक मैं एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ। कल्पना गीतिका को लेकर एसीपी उमरान के पास जाने के लिए निकलती है, मगर वो ऑब्ज़र्व करती है गीतिका के चेहरे के हाव भाव से कि वो दर्द में है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ गीतिका को इंजेक्शन लगता है और ये पता चलता है कि उसे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। वो एक बच्चे की तरह बिहेव करती है और कल्पना उसके अपोज़िट एक बड़े की तरह उसे डांट देती है। जो उसके गाल पर उसने निशान बनाया था चाबी से, अपनी बुलेट की, अपनी स्पीडी क्वीन की चाबी से जो उसने निशान बनाया था, उस पर कल्पना मरहम का इस्तेमाल करती है। इसके बाद ये लोग एसीपी के पास पहुंचते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि जो हिरासत में लिया गया है उन्हीं तीनों में से एक है, क्योंकि वो डिनाई कर रहा था, मगर गीतिका उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। कल्पना थोड़ा सा आग्रह करती है एसीपी उमरान से, मगर एसीपी उमरान उसे सीधे तौर पर मना कर देते हैं, ये कहकर कि उनके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। चलिए, ये डायलॉग तो बहुत पुराना हुआ। उसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। इस बीच जब जब कल्पना ने अपना हम्बल वाला हाथ गीतिका के सामने रखा, तो उसकी ये छवि देखकर गीतिका के मन में कुछ तो हुआ, उसके दिल पर कोई दस्तक तो हुई। इंजेक्शन और दवाई के डोज के कारण गीतिका सो जाती है कार में ही, और उसे दोबारा किसी चीज़ के द्वारा जगाए कल्पना, वो ये साहस करती नहीं है। वो ये साहस कर लेती है कि गीतिका को अपनी गोद में उठा लेती है बड़ी सावधानी से और उसे उसके कमरे में ले जाती है। एक बार अम्मा को देख लेने के बाद, अभी को उसके ब्लैंकेट दे देने के बाद, जब कल्पना अपने बेड पर आकर लेटती है, तो उसके दिल पर भी एक याद की दस्तक होती है। तो बस यही है रिकैप। चलिए, थोड़ा सा और आगे चल लिया जाए मेरी धीमी आवाज़ में। गीतिका की आंख जैसे ही खुलती है, वो अपने आप को बेड पर पाती है। हैरानी से आँखों को मलकाते हुए वो ब्लैंकेट हाथ में पकड़ती है। मैं यहाँ, मैं तो कार में थी, यहाँ कैसे? अपनी नींद से ओझल पलकों को खोलते हुए गीतिका ने कहा। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए जब अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड घुमाया, वहाँ एक ब्राउन कलर का पैकेट पाया और उसके ऊपर एक वाइट रंग के कागज़ पर नीले रंग की स्याही को पाया। वो अपनी भवों को हैरानी वाले धनुष में ढाल देती है और अपनी जगह से उठ जाती है। ये नोट? गीतिका ये कहकर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाती है। वेट, वेट गीती, ये तेरा घर नहीं है। ये सामान किसी और का भी तो हो सकता है ना। तो तू तू क्या कर रही है? तू कैसे छू सकती है, कैसे टच कर सकती है ना? गीतिका ये कहते हुए उस जगह पर जाने पहुंच तो जाती है, मगर अपने हाथों को रोक लेती है। मगर आंखों को कैसे रोके? मिस जर्नलिस्ट, अपने लबों को धीरे से हिलाते हुए गीतिका उस नोट को देखकर ये कहती है और उस नोट को आगे अपने हाथ में पकड़ती है और अपनी नज़रों को आगे कर देती है। जो आपने किया उसके लिए ये वर्ड कुछ भी नहीं है, मगर फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी, और ना आप ही कुछ शब्दों से लेकर मेरी आलोचना करेंगी। इतना पढ़ के गीतिका कहती है, यहाँ भी इतनी एरोगेंसी? ये कहते हुए अपनी आँखों को आगे के शब्दों पर करती है। तो आपका बहुत धन्यवाद। अभी से मुझे पता चला कि आपकी ड्रेस ख़राब हो गई थी, तो ये उसका हर्जाना है। ये पैकेट इसे खोलिए और देख लीजिए, और हाँ, ना पसंद आए तो वहीं छोड़ दीजिएगा, चेंज हो जाएगा। अभी मुझे बहुत काम है, तो चलिए टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से ये ओपन करिए। और ये सारे शब्दों को पढ़कर गीतिका झल्ला गई। ये पढ़ने के बावजूद भी उसने अपनी आँखों को आगे किया, मगर
उसे कोरे कागज़ के अलावा कुछ दिखा नहीं, वहाँ कोई शब्द नहीं था। बस क्या औरत है ये, ना पसंद आए तो छोड़ देना। अभी से पता चला, सीरियसली इनके पास क्या आंखें नहीं थी? बस मुझे नहीं चाहिए ये। कल्पना के ना रहते हुए भी गीतिका उतनी ही चिढ़ गई जैसे कल्पना उसके सामने रहकर ये सारे वर्ड्स कह रही है, और वो झल्ला गई। उसने झल्लाते हुए अंदाज में इन सारी बातों को कहा, और वो नोट जो वो पढ़ रही थी उसे ज़ोर से उसी पैकेट पर पटक दिया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपनी नज़रें दौड़ाई तो कोई नहीं मिला। लिविंग रूम पूरा खाली है, सामानों के सिवा कुछ नहीं है। वो अपने होठों को अजीब आकृतियाँ दे रही है, और ये आकृतियाँ देते देते वो अम्मा के रूम की तरफ बढ़ जाती है। आप क्या कर रही हैं? हाँ, ये कहते हुए गीतिका ने झट से दौड़कर उठने की कोशिश कर रही अम्मा को पकड़ लिया। आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए। गीतिका ने अम्मा को पकड़ते हुए बड़ी ही केयरफुली उन्हें बेड पर बिठाकर कहा और अपनी बात को आगे किया। आपको कुछ चाहिए तो अपनी बेटी से बोलिए ना, कहाँ है आपकी बेटी? हाँ, आप क्यों उठ रही हैं? वो मैम तो बेस चली गई हैं। गीतिका अपनी बात पूरी करती ही है कि रवि ये कहते हुए रूम में अंदर आ जाते हैं। बेस चली गई हैं आपकी मैम? कैसे? अम्मा को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं वो? गीतिका के स्वर कठोर हो गए। अरे बेटा, मुझे मालूम है किसी मिशन पर गई है। उसे बेस से कॉल आया था इमरजेंसी का, और ऐसे कॉल उसे आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और हो सकता है ये मिशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो। अम्मा ने अपनी धीमी आवाज़ से कल्पना का साइड लिया भाई, और क्या। हाँ, तभी तो मैम ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है, और वो आज अकेले चली गई हैं। अम्मा की बात का उसे सराहते हुए, उनका साथ देते हुए रवि ने भी कल्पना की तरफ बात को झुका दिया। हाँ ठीक है ठीक है, समझ जाने वाले अंदाज में गीतिका ने सर तो हिलाया, बट यहाँ भी उसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? तेरा घाव कैसा है? तेरा पैर कैसा है? अम्मा ने ये कहते हुए गीतिका के गाल पर हाथ रखा। अब ठीक है अम्मा, आप अपना ख्याल रखिए, मुझे भी ऑफिस जाना होगा। गीतिका ने भी अम्मा के भाव को कॉपी किया और अपने हाथ को अम्मा के हाथ पे रखा। ठीक है बेटा, आते रहना, ठीक है, और पैर पर ध्यान देना, इस पे ज़ोर न डालना। अम्मा ने गीतिका को प्यार और दुआएं भरपूर दी। गीतिका ऑफिस जाने के लिए अपने धीमे कदमों से बाहर की तरफ बढ़ती है, और अपने होठों और अपनी आँखों से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फेस बनाती है, भाव बनाती है, और इसी भाव में वो रुक जाती है। उसके कदम आगे नहीं जाते, जैसे कि वो हार मान गई हो। एक हार मान लेने वाले अंदाज में उसने अपने कदमों को पटका और वापस जाकर उस पैकेट को उठा लिया। मुझे नहीं है नहीं, ये कहकर उसने फिर से अपने कंधों को झटका और पैकेट उसने उठा ही लिया, और वो बाहर घर से निकल गई। अपनी कमर सीधी कर लीजिए सोल्जर्स, बी अलर्ट। सीओ सर ने अपनी गर्दन को ऊंचा किया और अपनी गर्दन के साथ साथ अपने स्वर भी ऊंचे कर दिए। ड्रैगन टीम पूरी की पूरी अलर्ट हो गई। यस सर, और सभी ने एक आवाज़ में कहा। एलओसी पे कोई हलचल हुई है? खबर ये मिली है कि घुसपैठिए जो हैं वो बाई एयर इंटर करना चाहते हैं। तो हमारा एक ही टारगेट है, या तो उन्हें वहीं रोक दिया जाए या उन्हें वहीं के वहीं नष्ट कर दिया जाए। सीओ सर अपनी आवाज़ में अपनी बात कह दे रहे हैं। रॉजर सर, और ये जितने भी बैठे हैं ये पूरी की पूरी टीम जैसे एक जोश से भर जाती है, और उसी जोश के भाव में वो सीओ सर का जवाब देती है। ड्रैगन टीम 3 भाग में जाएगी, 3 भाग में बटेगी, और इस पूरे मिशन को पांडा लीड करेंगे। एम आई क्लियर पायलट्स? सीओ सर ने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा और बुलंद किया और अपनी गर्दन को बड़ी ज़ोर से खिलाया। रॉजर सर, ये कहते हुए ये पूरी टीम खड़ी हो गई, और इन सभी ने अपनी गर्दन को ऐसे ऊंचा किया जैसे कुतुब मीनार हो। सभी की नज़रों में
गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन ये हमारे वाला गुस्सा नहीं, इससे बहुत ऊपर वाला गुस्सा है। नाउ टेक योर पोजीशन राइट नाउ। सीओ सर के मुख से ये निकला ही नहीं कि सभी फट से अपनी जंग पर जाने के लिए तैयार होने चले गए। एलओसी पर किसी और देश के घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश की है और हमारे देश में, हमारी कंट्री में घुसना चाहते हैं। चलो इनको इनकी जगह दिखाई जाए बड़े प्यार से। कल्पना यहाँ अपने अंदाज में वापस लौट आई और जितने भी इस टीम के मेंबर थे, चाहे वो दूसरे बेस से क्यों ना आए हों या यहाँ के क्यों ना हों, सब के सब एक ही भाव में नज़र आए और सब के सब ने कल्पना को कॉपी किया। हर पायलट अपनी जेट में अपनी नेविगेटर पर सवार हो गया और अपनी मंजिल की तरफ अपनी उड़ान भर ली। हे गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तू लड़खड़ा क्यों रही है? अनु ने अपनी गर्दन को पीछे मोड़ते हुए गीतिका पर डालते हुए कहा। कुछ नहीं यार। गीतिका ये कहते हुए अपने कंधे नीचे कर लेती है और अपनी कैबिन की तरफ बढ़ गई और अनु ने भी अपने कदमों को उसके पीछे लगा दिया। बोलना, और ये क्या है तेरे हाथ में? अनु की नज़र इस पैकेट पर पड़ गई। कुछ नहीं है, एक पैकेट है। गीतिका अपनी चेयर पर बैठ गई और उसने अपने होठों को थोड़ा सा बिदकाया, हल्के से दर्द की वजह से। तुझे चोट लगी है क्या? अनु ने ये कहते हुए अपनी नज़रों को गीतिका के पैर पर किया। बस यार, वो कांच का टुकड़ा लग गया। कल मैं अम्मा से मिलने गई थी ना, चाय बनाते वक्त शुगर का जार मुझसे टूट गया और तूने खुद ही अपना पैर उस पर रख दिया, राइट? अनु ने अपनी गर्दन हिलाते हुए उससे सवाल किया। एक बेबस भाव के साथ अपना मुंह बनाया गीतिका ने और कुछ नहीं किया। एक सेकंड, अम्मा कौन? एक सेकंड, स्क्वाड्रन लीडर की मदर? तू स्क्वाड्रन लीडर के घर गई थी? अनु की उत्सुकता देखने लायक थी। रिलैक्स, वो कोई जेनिफर लॉपेज नहीं है जो तू इतना उछल जाती है, इतना चौंक जाती है। गीतिका ये कहते हुए थोड़ा सा चढ़ गई। अरे वो लॉपेज से भी ऊपर है यार, तूने बताया क्यों नहीं? तू अकेले चली गई उसके घर। गीतिका ये ठीक नहीं है। अनु ने बहुत नादानी वाले अंदाज से अपना मुंह बनाकर ये कहा। बस कर जा, ठीक है, ज़्यादा मुंह मत बना। गीतिका अपनी अनु से कैसे भी बात कर सकती थी, तो उसने ऐसे ही कहा उससे। कौन मुँह बना रहा है भाई? सूरज अपना एक हाथ हिलाते हुए अंदर की तरफ आता है और कहता है, अरे आओ, आप भी आओ और गुणगान गाओ। गीतिका ने इस बार तंज कर दिया। ये सब छोड़ो, ब्रांचर सर के पास वो गंजा गया हुआ है और कब से गया हुआ है, करीबन 45 मिनट्स। सूरज ये कहते हुए बैठ जाता है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, अनु ने सूरज की बात को पकड़ कर कहा। सीधा बोलोगे तुम दोनों, हुआ क्या है? गीतिका ने बहुत सीधे अंदाज में उसने अपनी बात कही। जो हमारी कवरेज थी ना, जो स्टक ले ली थी, उसे रोक दिया गया है और ये ब्रांचर सर ने किया है। अपनी बात पूरी करके अनु ने सादी आंखों से गीतिका को देखा। वो तो होना ही था, अगर नहीं होता तो इसी विषय पर 2 जगह खबरें छपती, चाहे अलग अलग अखबार में ही सही। गीतिका ने अपनी बात कही और कि सामने से इंटर करता है इनके ऑफिस का ही एक कोलीग। ये गीतू, तुझे ब्रांचर सर ने बुलाया है अभी। ओके, मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर गीतिका ने उससे यही कहा और वो ब्रांचर सर के ऑफिस में चली गई। मैं आई कमिंग सर? यस, कम सिट। गीतिका जब उनके ऑफिस में जाती है तो उनके ऑफिस में उनके सिवाय कोई नहीं है। वहाँ मिस्टर सिंह नहीं है। मैंने मिस्टर सिंह को रोक दिया है इस न्यूज़ पर, और इस न्यूज़ पर तुम ही काम करोगी बेटा। और हाँ, आगे से मुझे ये धमकी नहीं देना कि मैं किसी और न्यूज़ सेंटर को जॉब ज्वाइन कर लूँगी।
मुझे कोई शौक़ नहीं है सर आपको धमकी देने का, और ये मेरी धमकी नहीं थी। मैंने अपनी बात सीधी-सीधी आप तक रख दी थी। मुझे ये खबर, ये सच्चाई लानी है सबके सामने, और वो मैं कैसे भी लाऊंगी। अगर आपके चैनल का, आपकी न्यूज़ का मुझे सोर्स नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी इसे अपने अंदाज में, लेकिन मैं ला कर रहूँगी इन सब चीज़ों को सबके सामने। गीतिका की ये बात सुनकर ब्रांचर सर अपनी चेयर पर सीधे हो गए और अपना सर अपनी चेयर की तरफ पीछे किया। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, गो हेड ऑन दिस न्यूज़ एंड कैरेक्टर्स, देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर गीतिका के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है, बहुत बड़ी खुशी आती है, और वो ब्रांचर सर को थैंक यू कहकर उन दोनों नमूनों के पास पहुंच जाती है जो इसके दोस्त हैं। वहाँ हवाई जंग चल रही है, हवाई फायर्स चल रहे हैं। मैं ये इसे एक्सप्लेन ज़रूर करती, बट मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह कल्पना अपने जेट को इधर उधर कर रही होगी, किस तरह वो अपनी जेट को अपनी हवाओं की दिशाएं दे रही होगी। जैसी भी है तो जेट पायलट, आसमान में स्पीड को नाप लेती है, सड़क क्या है उसके लिए। वो तिरछा करती है कभी अपना जेट, तो कभी सीधा कर देती है, कभी वर्टिकल कर देती है तो कभी हॉरिजॉन्टल कर देती है। उसके पीछे बैठा उसका नेविगेटर उसे नेविगेट करता चला जाता है, और वो अपने फ्लेयर्स, अपनी मिसाइल्स दागती चली जाती है। और यही चीज़ दोहराती है जो इसकी टीम मेंबर्स हैं, उनके जेट। यही चीज़ दोहराते हुए ये लोग इस जंग पर फतह हासिल कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं उन घुसपैठियों को पकड़ने में। उनमें से कुछ तो हैं जो शायद अपनी सांसें छोड़ चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो इनके हिरासत में आ जाते हैं। ये लोग अपने बेस पर अपना जेट लेकर वापस आते हैं, और जंग जब जीत ली जाती है तो एक सोल्जर कैसे उसे सेलिब्रेट करता है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कल्पना जैसे ही अपने जेट से उतरती है, उसकी गर्दन कुतुब मीनार से भी ऊंची निकलती है। वो अपना हेलमेट जब निकाल कर अपनी कमर पर रख लेती है और सीधे होकर जब अपने सनग्लासेस अपनी आँखों पर लगाती है और अपने कदमों को सीधा करते हुए चलने लगती है, उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं लगता। अगर ये दृश्य गीतिका ने देख लिया तो उसका क्या होगा? सोचिए, एक लड़की, एक गर्ल के लिए, एक वुमेन के लिए, एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना इन आसमानों की ऊंचाइयों को छू लेना। कितनी जद्दोजहद की होगी उसने, कितनी स्ट्रगल की होगी, कितना संघर्ष किया होगा जैसे हम कर रहे हैं। तो बस ये कहानी कोई अनजानी नहीं है, हमारे और आपके जैसी ही है। ये लोग अपने सीए सर को फेस करते हैं। सीओ सर जैसे लगता है इस दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंस आदमी हैं, उनकी टीम इतनी बेहतरीन है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, और वो इन सब को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और इन सब को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। कल्पना अपने चेंजिंग रूम में जाती है, वहाँ इन सब का मजाक मस्ती चलती है। तुम लोग अपना मजाक मस्ती जारी रखो, मुझे निकलना होगा, घर पर अम्मा अकेली है अभी, तो आई हैव टू गो। जंग में इतनी छोटी जंग तो होती नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, तो बस शाम भी हो गई है। कल्पना अपनी बुलेट पर सवार अपने घर के लिए निकलती है। जैसे कि मैंने कहा, जो आसमान की रफ्तार को अपने हिसाब से मोड़ लेती है, उसके लिए ये सड़क क्या है? तो नहीं, वो अपनी स्पीडी क्वीन को बहुत रफ्तार में तो नहीं, लेकिन एक बहुत मखमली रफ्तार में घुमाती है, चलाती है। और खाली रोड्स, वैली है, इतने रोड्स रहते नहीं हैं, और रोड होंगे भी तो खूबसूरत होंगे। और वैली अपना मौसम का असर छोड़ती नहीं है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। कल्पना ने अपना हेलमेट बखूबी लगाया हुआ है, वो रूल्स फॉलो करती है। अपने ग्लव्स उसने अपने हाथ में पहने हुए हैं।
हाँ, सन ग्लासेस नहीं हैं, लेकिन हाँ उसके ग्लासेस हैं जो नॉर्मल वाले हैं, जो रात को पहनती है हवा से और स्नो से बचने के लिए। वो अपनी स्पीडी क्वीन की रफ्तार को अपने हिसाब से करते हुए और इन हवाओं से मिलते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। सर्द हवाएं हैं, लेकिन इसके सीने को वो कमज़ोर नहीं करती। इसका सीना तना हुआ है, इसकी गर्दन ऊंची है, इसकी गर्दन को भी छू रही हैं ये बर्फ़ की बूंदें। मगर क्या ही असर है उसका? नहीं, कोई असर नहीं। उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं है। वो कभी अपनी गर्दन ऊंचे करती है तो कभी लेफ़्ट साइड घुमाती है तो कभी राइट साइड घुमाती है और अपनी रफ़्तार वैसे ही लेकर आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब उसे एक रेड लाइट नज़र आती है तो वहाँ कोई नहीं है, लेकिन रेड लाइट पे स्टॉपेज टाइम है और स्टॉपेज टाइम को तोड़ दे कल्पना। वो ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। वो अपनी बाइक को वहाँ खड़े वेट करती है, इंतज़ार करती है। तभी उसके राइट साइड पर एक छोटी सी बच्ची आती है, यही कोई 9-10 साल की होगी, और उसके हाथ में एक लाइट वाला बलून है। वो उसके नी पर टैप करती है, दीदी दीदी आप ये लेंगी? कल्पना अपनी गर्दन को घुमाती ज़रूर है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो अपनी नज़र नीचे करती है तो वो एक खूबसूरत सी बच्ची को पाती है, जिसने उतने कपड़े नहीं पहने जितने उसके पास होने चाहिए थे। इस ठंड में उसके बाल खुले हैं, उसकी स्किन चमक रही है हल्के हल्के मिट्टी के धब्बों में, और वो कल्पना से एक रिक्वेस्ट कर रही है, क्या आप ये लेंगी? कल्पना उससे कनेक्ट हो जाती है और अपनी बाइक को साइड में लगाती है, अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने हेलमेट को उतार कर उसने अपनी स्पीडी क्वीन के मिरर पर टांग दिया है। आप ये मुझे देंगी? लेकिन ये कितने का होगा? कल्पना ने बड़े ही सहज और बहुत मीठे अंदाज में उस बच्ची से पूछा। ये तो 15 रुपए का है। अच्छा, ओके। आपको पता है 15 रुपए कितने होते हैं? हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मम्मी ने बताया है। ओह, तो आपकी मम्मी ने बताया है। आपकी मम्मी है कहाँ? कल्पना उस छोटी सी बच्ची के गाल पर हाथ रखकर पूछती है। मेरी मम्मी वो दिख रही है आपको? दूर एक छोटे से पार्क में बैठी इसकी मम्मी इसके भाई को कुछ तो दे रही है। ओके, तो वो आपकी मम्मी है? हाँ, वो मेरी मम्मी है और वो मेरा छोटू है। छोटू, आपका भाई? हाँ, मेरा भाई। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि 15 रुपए कितने होते हैं, और आपको कैसे पता? 15 रुपए बहुत होते हैं। 15 रुपए में हम एक डबल रोटी खाते हैं और दूध पीते हैं। ओके, तो आपको भूख लगी है? हाँ, उम, मैंने दिन से कुछ नहीं खाया। मम्मी ने कहा ये जब सारे बलून्स बिक जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। अच्छा, चलिए आपकी मम्मी से मुलाकात करते हैं। कल्पना अपने घुटनों से उठकर खड़ी हो जाती है और इस बच्ची का हाथ थामे उस ओर चलने लगती है जहाँ इस बच्ची ने पॉइंट किया था। थोड़ी देर के बाद वो उस औरत के पास पहुँच जाती है जिसे ये बच्ची अपनी माँ कह रही है। ये आपकी बच्ची है? कल्पना ने अपने सीधे अंदाज में उस औरत से पूछा। हाँ जी, मेरी बच्ची है। क्यों, क्या हुआ? आप इससे काम क्यों करवाती हैं? आप खुद भी तो कर सकती हैं। कल्पना के इस सवाल पर वो औरत निशब्द हो गई। हम भी तो करते ही हैं मैडम। तो बच्चे भी करते हैं। हाँ ठीक है, मगर आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और आपको काम करना चाहिए ना। और इतनी ठंड में इस बच्ची को बाहर छोड़ा हुआ है आपने, क्यों? अगर हम इन्हें बाहर नहीं छोड़ेंगे मैडम तो खाएंगे क्या? बस करिए।
ये सारे एक्सक्यूज़ देना बंद करिए। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। ये एक्सक्यूज़ देना कि खाएंगे क्या, कब छोड़ेंगे ये आप लोग। कल्पना यहाँ हार्श हो जाती है थोड़ी। उसका जो गुस्सा है, जो उसका एंगर है, वो इन लोगों पर निकलने लगता है। कहीं ना कहीं कल्पना भी ठीक है। चलिए, आपके बेटे ने खाना खाया है और आपने? कल्पना ने उस औरत से पूछा। हाँ मैडम, दिन में खाना खाया था हमने। अभी उतने पैसे इकट्ठे हुए नहीं हैं कि हम खाना खा सकें। आप कोई काम करा कीजिए। जब आपकी दिनचर्या इस चीज़ से नहीं चलती तो आप कोई काम ढूंढिए और इन बच्चों को ना भेजिए ऐसे। चलिए, मेरे साथ चलिए। कल्पना उस बच्ची का हाथ पकड़े हुए आगे निकल जाती है और उसके पीछे पीछे ये औरत अपने बेटे को अपनी गोद में लिए आगे निकल जाती है। कल्पना एक छोटे से रेस्टोरेंट पे पहुंचती है और रेस्टोरेंट्स का जो क्या कहेंगे, मैनेजर नहीं कह सकते, वो बहुत छोटा रेस्टोरेंट है। जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, जो पर्ची काटते हैं, वो कल्पना को जानते हैं, तो उन्हें उसे वेलकम करते हैं और फिर अपनी नज़रें इस औरत पर और उस लड़की पर करते हैं। क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं ऐसे? चलिए खाना लगाइए, भूख लगी है भाई। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। कल्पना उन्हें भी यहाँ ऑर्डर दे डालती है और इन सबको एक टेबल पर बिठा देती है। एक वेटर इनके पास आता है जो वही भाव से इन लोगों को देख रहा है। क्या महाशय, क्या देख रहे हैं? ऑर्डर लीजिए, जो ये खाएंगे इन्हें ला कर दीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी मैडम। और फिर वो बच्ची अपना मनपसंद खाना उस वेटर को बताती है और वो लेकर आता है। कल्पना अपनी हथेलियों से उस बच्ची का चेहरा साफ करती है। खुश? चलिए खाइए, आपका फेवरेट खाना आ गया। और उस लड़की की, उस बच्ची की जो चेहरे पे जो स्माइल है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कल्पना सिर्फ उस बच्चे की स्माइल को, उसके चेहरे को देखती रहती है। उसने अपने लिए एक चाय मंगवाई है। वो अपनी चाय का कप का सिप लेती है और उस बच्ची को निहारती चली जाती है। कुछ देर बाद ये लोग अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। कल्पना यहाँ का बिल देती है और उस वेटर और उस मैनेजर, काइंड ऑफ मैनेजर कह सकते हैं, देखिए आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं राइट, आप खाना खिलाते हैं राइट, तो आपके होटल में कोई भी आए एक नज़र से देखिएगा, क्योंकि वो आपका बिल पे करके जाएगा, जो खाएगा जैसा खाएगा, ठीक है? तो किसी को किसी के कपड़े से जज मत करिए। चलिए, इतना बहुत है, ध्यान रखिएगा आगे से। क्यों सर? ये कहते हुए उस आदमी से अपनी नज़रें मिलाती है कल्पना, और वो आदमी कल्पना से नज़रें नहीं मिला पाता और ना ही वो वेटर मिला पाता है। वो दोनों अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं। चलिए, आओ कि आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने काम से प्यार कीजिए और आपका काम है सर्व करना। जब सामने वाला आपका बिल पे ना कर सके तब उन शब्दों का और इन नज़रों का इस्तेमाल करिएगा। चलते हैं। उसने अपनी ग्लासेस उठाए और अपनी आँखों पर लगा लिए, अपने ग्लव्स पहन लिए और अपनी स्पीडी क्वीन की चाबी ले ली जो उसने टेबल पर रखी थी, और इन सब को लेकर बाहर आ गई। कल्पना ने अपने पर्स में से कुछ रुपये निकाले और उस लेडी के सामने किया। ये रखिए, और ये इसमें एक एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे पहुंच जाइएगा। आज कल या परसों आपको काम मिल जाएगा। और हाँ, इन बच्चों को कभी इन सड़क पर मत भेजना। आप माँ हैं, आप इन्हें पाल भी सकती हैं और एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा। कल्पना उस बच्ची के हाथ से वो दोनों बलून ले लेती है जो आज के इनका कोटा पूरा करते हैं बिक जाने का। वो उस लाइटी बलून को लेकर अपनी बुलेट के पीछे बांध लेती है और उसी स्पीड को पकड़ लेती है। वही हवाएं उसके सीने को छू रही हैं, उसके चेहरे को चूमती हुई पीछे चली जा रही हैं। शायद ये बर्फ़ अपना अंदाज़ा दिखाना चाहती हैं कल्पना को, मगर दिखा नहीं पाती।
वो चाहे तो हेलमेट निकाल कर अपने चेहरे को इस खुली हवा में छोड़ सकती है, लेकिन नहीं, उसे रूल्स फॉलो करना अच्छा लगता है। इतनी देर में ये अपने घर पहुंच जाती है। अपने घर पहुंचने के बाद ये उस बलून्स को बुलेट में ही लगे रहने देती है और थकी हारी कल्पना सीधा पहुंच जाती है अपनी अम्मा के पास। अपनी अम्मा के पास जाकर वो सर अपना गोद में रख लेती है उनके, और बस बातें करने लगती है। वहाँ गीतिका भी अपने घर काफ़ी दिनों बाद गई है। उसके माँ बाबा उससे बातें कर रहे हैं। तभी गीतिका को अम्मा का ख़्याल आता है। वो अपने माँ बाबा से बात कर लेने के बाद, उन्हें उनके कमरे में पहुंचा लेने के बाद कल्पना के घर उसके लैंडलाइन पे फ़ोन करती है। फ़ोन की रिंग जा रही है मगर कोई उठा नहीं रहा। गीतिका को ये लगता है कि सब लोग सो गए, तो वो अपने कान से सेलफ़ोन हटाकर काटने ही वाली होती है कि हेलो, हुज़ देयर? हेलो, मैं गीतिका बोल रही हूँ। अम्मा से बात करनी थी। आप कौन? ब्रेनलेस औरत, जब आपने मेरे घर फ़ोन किया है और लैंडलाइन पे किया है, तो ये कैसा सवाल हुआ कि आप कौन? कल्पना स्पीकिंग। जैसे ही गीतिका ये सुनती है, जैसे कि उसके सेल फ़ोन ने आग उगलना शुरू कर दिया हो, उसके कान गर्म हो जाते हैं। हाँ, मालूम है मुझे। मुझे अम्मा से बात करनी है। अम्मा ठीक है? हाँ हाँ ठीक है अम्मा, बट आपको क्या हुआ? क्यों इतना उबल रही हैं? हाँ, क्या हुआ? किसी ने बॉयल वाटर में डाल दिया क्या? जो इतने गरम गरम बुलबुले छूट रहे हैं आपके। आपसे मतलब? मुझे किसी ने कुछ भी किया हो, आपसे क्या मतलब? ठीक है, मैं अम्मा से बाद में बात कर लूँगी। हाँ हाँ ठीक है। क्यों परेशान हो रही हैं और मुझे कर रही हैं? खुद तो आपके पास कोई काम है नहीं। हाँ, चलिए फ़ोन रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे सोना है। इतना ही कहती है कल्पना कि गीतिका अपना फ़ोन कान से हटाकर बेड पर इतनी तेज़ फेंकती है कि वो 3-4 बार उछल कर जाके बेड के सिरहाने पे टकरा जाता है। क्या समझती है ये औरत अपने आप को? हाँ, एक दिन मैं इसे बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। ये कह के वो अपने दोनों हाथों को कसकर बांध लेती है और अपने कदम पटक देती है। रात होती है। रात में जब ये दोनों अपने अपने बेड पर पहुंचते हैं, तो गीतिका की नज़रों के सामने कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जो उसे मेल्ट कर रहे हैं। जैसे कल्पना का उसके चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाना, और जब उसे ये बात याद आती है तो वो ऑइंटमेंट ढूंढने लगती है और अपने गाल को शीशे में देखने लगती है और उस निशान को अपनी उंगलियों से सहलाने लगती है। उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसकी उस निशान पर गीतिका के नहीं, कल्पना के हाथ हैं। उसे अपने हाथ में उसके स्पर्श का एहसास हो रहा है, जिससे वो मिलना ही नहीं चाहती, या फिर मिलना चाहती है तो उसे कुछ बताना चाहती है। वो हैरान हो जाती है और फट से अपने गाल पे से अपना हाथ हटा लेती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों उस ऑरेगेंट लेडी के बारे में बात कर रही हूँ? वाई? मुझे नहीं करनी, ना मुझे उसके बारे में सोचना है। तो क्यों क्यों ये मेरा दिमाग उसी के बारे में सोचने लग जा रहा है? क्यों? आह! यही कहती है कि वो वॉशरूम चली जाती है। वहाँ कल्पना अपनी बालकनी पर खड़े बाहर गिर रही हल्की हल्की स्नो को देख रही है। एक तो वैली का ये पंगा है कि ये जो स्नो है वो अलग ही अपनी तरफ खींचती है। वो भी इतनी अंधेरी रात में, जब हल्की सी रोशनी कहीं से आए और उसके प्रतिबिंब में आपको वो बर्फ़ नज़र आए, उसकी शैडो में जब वो बर्फ़ के छोटे 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 टुकड़े नज़र आए आसमान से नीचे ज़मीन पर गिरते हुए, एक अलग ही भाव देकर जाते हैं। और कल्पना न जाने कौन से ऐसे पल जी चुकी है जो जिनको याद करके वो परेशान होती है, या उसके दिल को कोई परेशान करता है। वो फिर से अपने लबों को हल्का सा हिलाती है। जब आप गए तो इस बर्फ़ को क्यों नहीं ले गए अपने साथ?
क्यों क्यों इसे छोड़ दिया? बार बार मेरी नज़रों के सामने ये आते हैं और आपके होने का एहसास दिलाते हैं। उसके बाद जब हकीकत सामने आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जाना। ये कह के कल्पना अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ कर देती है और जैसे अपनी आँखों को रोक रही हो कि नहीं, तुम गीली नहीं हो सकती। बस इससे पहले कि कोई और भाव आकर उसे कमज़ोर करे, वो वापस आती है और अपने बेड पर आकर लेट जाती है, अपनी लैंप को ऑफ़ कर देती है और अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर रख लेती है। इस अंधेरे में हल्की सी बाहर की स्ट्रीट लाइट के उजाले को झरोकों से आता देखती है। तभी उसे गीतिका का वो चेहरा नज़र आता है जिस पर उसने खुद निशान बनाया था और मरहम भी खुद लगाया था, और उसके लब हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ब्रेनलेस औरत के बारे में सोच रही हूँ, उनका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। सोना पड़ेगा। चलो कल्पना, सो जाओ, वरना फ्लेयर्स आए मेरे सामने, मिसाइल्स आए, जेट आए, दुश्मन का जेट आए। ये सब क्या है? नहीं नहीं, ये सब नहीं आना चाहिए। ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और नींद की आगोश में कब गुम हो जाती है उसे भी नहीं पता चलता। गीतिका भी वापस आकर अपने बेड पर सो जाती है और आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। देखते हैं कल क्या होता है। क्या ये दोनों फिर से मिलेंगे तो क्या होगा, और क्या वो दो जो सस्पेक्ट थे क्या वो पकड़े जाएंगे, और अगर वो पकड़े जाएंगे तो क्या वापस गीतिका को बुलाया जाएगा, और क्या ये सच है कि वो अम्मा पर अटैक करने नहीं, गीतिका पर अटैक करने आए थे, उसे मारने आए थे। इस बात को कल्पना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, वो उसे यकीन नहीं हो रहा। देखते हैं उसका यकीन क्या सच में यकीन है या फिर वो जो सोच रही है वो सच है। बाकी बस अपना अपना ख्याल रखिए और सुनिए। जिस तरह आपने मेरी हर स्टोरी को प्यार दिया है, अपने व्यूज़ से, अपने लाइक से, अपने शेयर से, अपने सब्सक्राइब से, तो इसको भी दीजिए। और हाँ, दे रहे हैं आप वो तो, लेकिन लाइक करिए। लाइक करने में क्या जा रहा है आपको? यूट्यूब का एल्गोरिदम पता नहीं है आप लोगों को? अरे भाई, ये रोज़ बदलता रहता है, या आपको तो पता ही है, 4-5 हाथ मेरे से करता रहता है। चलिए अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।